विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में आपको पाल शैली के विषय में बताएंगे। पाल शैली के विषय में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पाल वंश के विषय में भी जान लेंगे। क्यों जान लेंगे? क्योंकि पाल शैली का जो संरक्षक थे वे पाल शासक थे, इसलिए हमें पाल वंश के बारे में भी जानना जरूरी है। पाल एक संस्कृत शब्द है। पाल किस भाषा का शब्द है? तो पाल संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रक्षक। पाल शासकों के समय कलाओं में स्थापत्य कला, मूर्ति कला, पांडुलिपियों मतलब पोथियों का विकास हुआ। इसके साथ साथ टेराकोटा को भी महत्व दिया गया है। आप ये मत समझिएगा कि पाल शैली में सिर्फ और सिर्फ चित्रकला थी, ऐसा नहीं है। पाल शैली में स्थापत्य कला, मूर्ति कला और मूर्तियों में भी कांस्य मूर्तियां ज्यादा प्रचलन में थी। टेराकोटा भी मूर्तियां ज्यादा प्रचलन में थी, लेकिन कांस्य मूर्तियां ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे पोथी कला। पोथी कला और लघु चित्रण में क्या फर्क है ये थोड़ा सा जान लेंगे, तब हम पाल शैली के विषय में आगे बढ़ेंगे। पोथी कला उन कलाओं को या उन पोथियों को कहते हैं जो पोथियां सिर्फ और सिर्फ ताड़पत्र पर निर्मित होती थी। ताड़पत्र पर बनी कला को हम पोथी कला कहते हैं। और लघु चित्रकला का क्या मतलब है? लघु चित्रकला का मतलब है विद्यार्थियों, ये लघु चित्रकला ताड़पत्र और कपड़ा, कागज इन सभी पर बनाया गया है। यहाँ तक कि हाथी दांत पर भी बनाई गई है। इसलिए पाल शैली को हम कब लघु चित्रकला कहेंगे? जब ऑप्शन में पोथी नहीं होगा तब। तो मेनली जो पाल शैली है वो पोथी चित्रकला है। यह मध्यकाल के उत्तर मध्यकाल से शुरू होती है। इसका जन्म बंगाल में, और बंगाल में किस क्षेत्र में? पूर्वी बंगाल में होता है। इसका विकास बंगाल, बिहार, नेपाल क्षेत्र में होता है। इसके साथ साथ इसका विकास उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, असम जैसे राज्यों में भी होता है। इस शैली के अन्य नाम भी हैं, जैसे पूर्वी शैली, जैसे बिहार शैली, जैसे नाग शैली। इसको पूर्वी शैली क्यों कहा गया है, इसको देख लेंगे। पूर्वी शैली विद्यार्थियों इसलिए कहा गया है कि ये पूर्वी बंगाल में इसका जन्म हुआ था, इसीलिए इसको पूर्वी शैली कहा गया है। बिहार शैली क्यों कहा गया? क्योंकि बिहार में भी ये आगे चलकर पली बढ़ी, इसलिए इस शैली को बिहार शैली भी कहा गया है। नेपाल शैली भी इसी को कहा गया है। और नाग शैली से क्यों कहा गया विद्यार्थियों? क्योंकि ये नाग शैली इसलिए कहा गया, यहाँ की रेखाएं बहुत बेकार टाइप की है, निर्जीव किस्म की है, इसलिए यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं, इसीलिए नाग शैली कहा गया है। जितना मैं यहाँ पर आप सभी को पढ़ा रही हूँ सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो समय है वो समय 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक रहता है। इसका जन्म 730 ईस्वी में, यानी शताब्दी में बात करें तो 8वीं शताब्दी में रहता है। विकास इस शैली का 9वीं शताब्दी में होता है और चरमोत्कर्ष इस शैली का 10वीं शताब्दी में होता है। और पतन भी हुआ, पतन 13वीं शताब्दी में होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, 13वीं शताब्दी में पतन तो हो जाता है, लेकिन इस शैली का पतन 13वीं शताब्दी में होने लगा या हो गया था, परंतु यह शैली अपनी निर्जीव अवस्था में नेपाल देश में 16वीं शताब्दी तक चलती रहती है। यहाँ ये एक बेहतर प्रश्न बन सकता है। आगे देखते हैं संरक्षण। इस शैली को संरक्षण किसने प्रदान किया था? तो इस शैली को पाल शासकों ने या पाल राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया था। पाल चित्रकला या पाल चित्र शैली की नींव किसने रखी थी? तो ये बात लामा तारानाथ ने कही है कि धीमान और उनके पुत्र वितपाल ने पाल शैली की नींव रखी, पाल चित्रकला की नींव रखी। विद्यार्थियों, ये जो प्रभाव है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आपको किसी ने ये बात नहीं बताई होगी। और एक बात याद रखिएगा, मैंने 2021 की परीक्षा में आपको आपकी परीक्षा से पहले 2-4 वीडियो ऐसे प्रोवाइड करवाए थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे और वहां से बहुत ढेर सारे प्रश्न आए थे।
आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छे कंटेंट मिलेंगे और ये कंटेंट एकदम 110% ऑथेंटिक होंगे। तो प्रभाव की बात करें हम, प्रभाव मुस्लिम प्रभाव था। अब मुस्लिम का मतलब यहाँ पर मुगल शैली से नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मुस्लिम का प्रभाव यहाँ पर सल्तनत काल से है और सल्तनत काल में भी यहाँ पर मांडू का प्रभाव है, यहाँ पर अवध का प्रभाव है, यहाँ जौनपुर का प्रभाव है इस शैली पर। इसके साथ साथ पश्चिमी भारतीय शैली यानी अपभ्रंश शैली का प्रभाव है। बंगाल शैली, बंगाल बिहार में प्रचलित मूर्तियों का प्रभाव है। बंगाल शैली का प्रभाव नहीं कहेंगे, बंगाल और बिहार में प्रचलित मूर्ति शिल्पों का प्रभाव है इस पर। कुछ नेपाल वाली पोथियों पर नेपाल का स्थानीय मंगोल प्रभाव है। मंगोल का मतलब क्या होता है? नेपाली चेहरा आपने देखा है, वही है मंगोल। रंग की बात करें विद्यार्थियों, तो रंग में खनिज और वानस्पतिक दोनों रंगों का प्रयोग किया गया है। रंगों में देख लेते हैं कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है। तो लाल रंग का प्रयोग, नीले रंग का प्रयोग, सफेद रंग, पीला रंग, काला रंग, हरा रंग, गुलाबी रंग, फाक्ताई रंग, स्लेटी रंग और बैंगनी रंग का भी प्रयोग किया गया है। अब आपसे यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है विद्यार्थियों कि लाल रंग किससे मिलता था, किससे बनता था? तो सिंदूर से भी बनाया गया, हिंगोल से भी बनाया गया और बहावर से भी प्राप्त हुआ है। नीला रंग क्या था? नील के पेड़ से प्राप्त होता था, जिसे लाजवर्दी कहा गया है। कभी प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि लाजवर्दी रंग किस कलर का होता है, किस रंग का होता है? तो नीला रंग का होता है। सफेद रंग खड़िया था और कासगर जो जस्ते को फूंक कर मतलब जलाकर बनाया गया था और ये बहुत चमकीला कलर था। आगे हम आपको बताएंगे इस कलर का क्या उपयोग था। पीला रंग, ये वहां पर पेड़ी या रामरस था पीला रंग और ये पीला रंग खनिज रंग था। काले रंग का भी प्रयोग हुआ है, काली पृष्ठभूमि ही थी यहाँ पर। फाक्ताई रंग, इसके साथ साथ स्याही का भी प्रयोग हुआ है। और एक बात, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से, पाल शैली में कहीं भी स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात सुनहरे रंगों का प्रयोग नहीं किया गया है। धरातल की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। पाल शैली का जो धरातल रहा है वो मेनली धरातल ताड़पत्र रहा है या भोजपत्र रहा है। इसके साथ साथ कपड़े का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन बहुत रेयर केस में कपड़े का प्रयोग किया गया है। मुख्य रूप से ताड़पत्र का प्रयोग किया गया है और पाल शैली की पोथियां मुख्यतः ताड़पत्र पर ही लिखी जाती थी। पोथियों को बनाने की विधि क्या रही है? सबसे पहले इसकी माप देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी माप से प्रश्न हमेशा आते हैं। ताड़पत्रों की माप या इसे हम कहें पोथियों की माप है ये 22 सही 1/4 इंच इंटू 2 सही 1/4 इंच, या अगर हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो 22.25 इंच इसकी लंबाई होती है और 2.25 इंच इसकी चौड़ाई होती है। ये आकार में आयताकार होती थी। ये पोथियां आकार में कैसी होती थी? आयताकार होती थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से भी बनता है। ताड़पत्रों को पहले छाया प्रकाश में सुखा लिया जाता था, इसके बाद इसको बराबर साइज में काट लिया जाता था। ऐसे पोथियां बनाई जाती थी। पोथियों की जो पृष्ठभूमि थी विद्यार्थियों वो काले रंग की होती थी और सीमा रेखा भी काले रंग से बनाई जाती थी। सीमा रेखा मतलब आउटर लाइन। देवनागरी लिपि में एक समान अक्षरों में सफेद चमकीली स्याही से, और ये कौन सा रंग रहा होगा? आई थिंक ये कासगर रंग रहा होगा। ताड़पत्र की पोथियों के अंदर वाले ताड़पत्रों के दाईं ओर और बाईं ओर दोनों तरफ लेख लिखे जाते थे। बीच में चित्रहीनता था और दाईं ओर भी लेख और बाईं ओर भी लेख। और ये लेख कैसे हुआ करते थे? सफेद चमकीली स्याही से। और ये चमकीली स्याही किससे बनाई जाती थी? कासगर से बनाई जाती थी, जो कि जस्ते को जलाकर बनाई जाती थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और एकदम नया प्रश्न। बीच बीच में, कहा बीच बीच में? मतलब ताड़पत्र के बीच बीच में दोनों तरफ लिपि हो गई और बीच में 1 या 2 इंच का वर्गाकार स्थान बना दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था और इसी में चित्र बनाए जाते थे। सुरक्षा की दृष्टि से ताड़पत्रों पर दोनों तरफ लकड़ी की पटरी लगाए जाते थे और लकड़ी के पटरों को दीमक से बचाने के लिए लाख का प्रयोग किया जाता था। ऐसा भी प्रश्न यहां से बन सकता है। एक एक लाइनों में प्रश्न है,
बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। पोथियों का आकार कैसा होता था, प्रश्न आ सकता है। आयताकार होता था। और पोथियों के चित्र कैसे बनाए जाते थे, पोथियों में चित्र कैसे बनाए जाते थे, वर्गाकार बनाए जाते थे। पाल पोथियों में चित्र बीच बीच में वर्गाकार बनाए जाते थे और दोनों तरफ लिपियां लिखी होती थी, ये मैंने आपको बताया। और ये लिपि कैसी थी, देवनागरी लिपि थी। और इसमें लिखा क्या जाता था, धार्मिक बातें लिखी जाती थी। दीदी वर्णिक कहानी ना लिखी जाती रही, धार्मिक बातें लिखी जाती थी। पत्रों पर यानी जिल्द, जो आज हम लोग देखते हैं कि किताबों पर एक इधर उधर दोनों तरफ आगे पीछे जिल्द होती थी, उसे वहां उस तरह पटरा लगाया जाता था। इसमें जातक कथाएं अंकित होती थी और ये कथाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी और ये दाहिने से बाएं साइड की तरफ लिखी गई है। चित्रण विषय की बात कर ले, पाल शैली में चित्रण विषय क्या रहे हैं, बौद्ध धर्म मतलब धार्मिक। बौद्ध धर्म में प्रमुख देवी देवताओं व महायान व से संबंधित राक्षसी आकृतियां, लोकेश्वर का चित्र भी बनाया जाता था, तारामंडल का भी चित्र बनाया जाता था। तो कुल मिलाकर बौद्ध धर्म से संबंधित ही चित्र बनाए गए हैं। पाल शैली का नामकरण देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लगभग प्रश्न आते ही रहे हैं। आनंद कुमार स्वामी मतलब एके स्वामी और लामा तारानाथ ने इसे इन दोनों विद्वानों ने मिलकर इस शैली को पश्चिमी शैली कहा है, जबकि हेलन रोडिसो ने इस शैली को बिहार शैली कहा। डॉक्टर मोती चंद्र ने इस शैली को नाग शैली कहा, जो कि ये तीनों चीजें गलत है। इस शैली का जो नाम था वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ पाल शैली था। पाल शैली की विशेषताएं देख लेंगे, ये चित्रकला की विशेषता नहीं है विद्यार्थियों, ये पाल शैली की विशेषता है। पोथी चित्रकला की शुरुआत होती है, लघु चित्रकला की शुरुआत होती है। दोनों प्रश्न यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है। इस शैली में अजंता शैली की परंपरा विद्यमान होती है, परंतु पतन के चिन्ह भी मौजूद होते हैं। यहाँ कथानक चित्र बनाए गए हैं। भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में पाल शैली को जानते हैं। पाल शैली के चित्रों की विशेषताएं देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न आपके सामने है, यहां से बहुत प्रश्न आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रेखाएं, रेखाओं में क्रमिक उतार चढ़ाव नहीं है, मतलब एक ही प्रकार की रेखाएं बनाई गई हैं। कैसे, इसको भी समझ लेते हैं, फिगर के माध्यम से समझेंगे इसको। देखिए, जैसे कोई चित्र बना है तो रेखा ऐसे बनाई गई यहां पे और ये रेखा एक ही तरह से बनती चली गई है। जैसे अब हम यहाँ पे मोटी रेखा का प्रयोग करना था, लेकिन हम जैसी रेखा शुरू से चलते आ रहे हैं वैसी रेखा ही बनाते चले जा रहे हैं। कुल मिलाकर एक ही रेखा का प्रयोग किया, एक ही प्रकार की रेखा का प्रयोग किया गया है। और रेखा कैसी हुआ करती थी, मोटी हुआ करती थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। रेखा मोटी हुआ करती थी, परंतु रेखाओं में गति थी। चाहे जैसी रेखा थी वो बरखाबर, चाहे जैसी रेखा थी, लेकिन रेखाओं में गति थी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। प्रवाहमान रेखाएं थी, रेखाएं काले रंग से बनाई जाती थी, आउटर लाइन इसकी काले रंग से हुआ करती थी। आकृतियां देख लेंगे विद्यार्थियों। आकृतियों में, आकृति मतलब चित्र, जब रेखा उबड़ खाबड़ है तो जाहिर सी बात है, जब 4-5 रेखाएं मिलेंगी तो चित्र में निर्जीवता आ जाएगी, निर्जीवता आ जाएगी, अर्थात सजीवता और स्वच्छंदता का अभाव हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा। इतना बताई थी इंपॉर्टेंट में, कुल लगाए घटी डाला हो जाए सिलेक्शन। आकृतियों में सजीवता व स्वच्छंदता का अभाव है, चित्रों में अकड़ जकड़ है। लेकिन रेखा पूछेगा तो रेखा में गति है, रेखा प्रवाहमान रेखाएं हैं। लंबी नाक बनाई गई है, पतली आंख बनाई गई है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, कान स्पर्शी हैं, वक्र रेखाओं से ये आंखें बनाई गई हैं, सिर चपटे हैं और छोटे हैं, गोल बनाए गए हैं। मुद्राएं, मुद्राएं मतलब यहाँ पैसा ना समझ लेना, मुद्राएं मतलब है भाव भंगिमाएं कैसी थी। अजंता का प्रभाव होने के कारण मुद्राएं तो बनाई गई, अब नकल तो किया गया, जैसे हमारे चैनल की नकल बहुत से हमारे विद्वान गुरुजन और देवियां करती हैं, तो ऐसी मुद्राओं का तो प्रयोग किया गया बहुत अच्छे से। लेकिन जब मेहनत नहीं करोगे तो ये मुद्राएं कैसी हो जाएंगी, एक ही प्रकार की। तो मुद्राएं एक ही प्रकार की बनाई गई है, मतलब अगर भूमि स्पर्श मुद्रा कहीं बनाई गई तो पूरे चित्र में भूमि स्पर्श मुद्रा ही बना दी गई है। जैसे हमारे
चैनल की नकल की जाती है, जैसे मैं पढ़ाती हूँ उस तरह से पढ़ाया जाता है। तो वो आप जब आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई नई चीज आपको नहीं मिलेगी। और हमारे चैनल पे हमारे कंटेंट में आपको बहुत नई नई चीजें मिलेंगी, और नई नई चीजें ओवर कवर नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। संयोजन देख लेंगे। संयोजन का मतलब क्या होता है? अगर चित्र में संयोजन अच्छा है तो चित्र बहुत बेहतर होगा। प्रश्न यही से आया था ना, पिछली बार बताया था। जिन लोगों ने पढ़ा था उनका सिलेक्शन हुआ, और जिन लोगों ने कहीं बड़ी बड़ी कोचिंगों में ज्वाइन किया उनका फिर से दंडाधार हो गया। तो समझिए, पहले पहले अपने गुरु को समझिए, फिर जुड़िए। चित्रण विषय सीमित होने के कारण संयोजन में भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चित्रण विषय ही नहीं है ज्यादा। चित्रण विषय क्या है? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म रहने के कारण यहाँ पर चित्रों में भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादातर आकृतियां, 2-4 आकृतियां बनाई गई, या कभी कभी अकेले ही बना दी। ये जो चश्म है ना विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा। पाल शैली में इस चश्म का प्रयोग किया गया है। तो सवा चश्म चेहरे बनाए गए। सवा चश्म मैंने चेहरे बताए हैं कि एक आंख पूरी दिखे, दूसरी आंख तनिक दिखे, वही है सवा चश्म। पृष्ठभूमि को देख लेंगे। पृष्ठभूमि काले रंग से बनाई गई है, और कहीं कहीं पृष्ठभूमि में वृक्ष भी बनाए गए हैं। ये किस चित्र की विशेषता दर्शा रही है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तुलिका की बात करते हैं। तुलिका मतलब पुर्चिका, पुर्चिका मतलब ब्रश। यहां पर पतली नोक वाली तुलिका का प्रयोग किया गया है, जिसे संभवतः निब कहा गया है। पाल पोथियों की सुरक्षा देख लेंगे। सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक, आज तक किसी भी चैनल पे आपने ये क्लास नहीं देखी होगी। भारत में सुरक्षित पोथियां रवींद्रनाथ टैगोर के निजी संग्रहालय में कोई बहुत मतलब नहीं है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में महत्वपूर्ण कर लीजिएगा। अजीत घोष के निजी संग्रहालय में कोई मतलब नहीं है, जानते रहिए बस। काशी कला भवन मतलब भारत कला भवन वाराणसी में ज्यादा पांडुलिपियां या पाल पोथियां सुरक्षित है। बड़ौदा संग्रहालय में, कोलकाता संग्रहालय में, और ये कोलकाता वही कोलकाता संग्रहालय है जिसको हम विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के नाम से जानते हैं। हेमराज के निजी संग्रहालय में कोई लेना देना नहीं है, छोड़ देना इसको। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आया आपके सामने। ये क्या आया? ये आया भारत में इनका सबसे बड़ा संग्रह भारत कला भवन वाराणसी में है। बहुत से स्टूडेंट गलत पढ़ने की वजह से चयनित नहीं हो पाते हैं। हमारे यहाँ से जुड़िए, आप निश्चित तौर पर कुछ भी गलत नहीं पढ़ेंगे। और बाई चांस हमने कभी गलती से गलत पढ़ा भी दिया तो हम उसको सुधारने का 100% प्रयास भी करते हैं, क्योंकि हम खुद जानते हैं कि कला में क्या पूछा जाता है, क्या नहीं। कैसे हम आप मेहनत करें, कैसे आगे बढ़े, कैसे सफलता मिले, केवीएस के रिजल्ट में आपको दिखा दिया होगा। विदेशों में सुरक्षित है। विदेशों में कहां सुरक्षित है? बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में है, यहाँ सुरक्षित है। ऑक्सफोर्ड संग्रहालय ये इंग्लैंड में है, यहाँ सुरक्षित है। डिट्रॉयट आर्ट इंस्टीट्यूट अमेरिका में है, यहाँ सुरक्षित है। नेपाल के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित है। ये वाला याद रखिएगा, बाकी सबको भूल जाइएगा। विदेश में बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में सबसे ज्यादा पोथियां सुरक्षित है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कही है सब जगह। अब आगे बढ़ा, और भारत में और विदेश में दोनों की बातें हम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इतना स्पष्ट कंटेंट लिख दिया है, आपको कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है। खुद पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए। और भारत और विदेश दोनों अगर स्थानों की बात करें तो सबसे ज्यादा पोथियां कहां सुरक्षित है? भारत कला भवन वाराणसी में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पाल शैली में चित्रित पोथियां देख लेते हैं। अष्टसहस्त्रिका, प्रज्ञापारमिता, यह ग्रंथ पाल शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है और सबसे पहले चित्रित ग्रंथ माना जाता है। इसके लेखक आचार्य नागार्जुन है, और लेखन कार्य कहाँ हुआ है? नेपाल में हुआ है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान, इसमें क्या बताया गया है? भगवान बुद्ध द्वारा वृद्ध कूट पर्वत पर अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर इस प्रज्ञापारमिता में 8000 श्लोकों का है उल्लेख किया गया है, और 32 परिच्छेद बताए गए हैं। प्रज्ञापारमिता का अर्थ जो होता है बुद्धि की पूर्णता, अर्थात प्रज्ञा का मतलब है बुद्धिमत्ता या मेधा, और पारमिता का मतलब है पूर्णत्व। धरातल यहाँ पर कैसा था? वही ताड़पत्री धरातल था। ये ताड़पत्र ग्रंथ है। इसके साथ साथ पंच रक्षा सूत्र, साधन माला, करमदेव गुहा, अष्ट संधिका,
बोधिचर्य वृत्ति, पंचविंशति सहस्त्रिका, ये सभी पाल शैली के ग्रंथ हैं। पाल शैली के ये सभी ग्रंथ हैं। यहां से एक प्रश्न बनता है कि कौन सा पाल शैली का ग्रंथ है, कौन सा जैन शैली का। सारे ग्रंथ एक जगह कर लेंगे, पाल वाले जैन वाले। पाल शैली से संबंधित शासक को देख लेंगे। राजा गोपाल पाल को देखते हैं। राजा गोपाल पाल पाल वंश की संस्थापना करते हैं, स्थापना करते हैं, पाल वंश की स्थापना करते हैं और ये पाल वंश के प्रथम शासक कहलाते हैं। राजा धर्मपाल को देख लेंगे। आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसके बारे में, और राजा धर्मपाल के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजा धर्मपाल पाल शैली के सबसे शक्तिशाली राजा थे। इनका समय क्या होता है, समय बहुत ज्यादा लर्न नहीं करना है, आप लोग देख सकते हैं 810, लेकिन समय किसी का लर्न नहीं करना है यहाँ पे। राजा धर्मपाल जो थे वो राजा गोपाल पाल के पुत्र थे। राजा धर्मपाल बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के, कला संरक्षक शासक, वो अति बुद्धिजीवी शासक थे। स्थापत्य कला में इनकी विशेष रुचि थी। आगे हमारी वीडियो का इंतजार जरूर करिएगा। हम आपको इसी चैनल पर हमेशा नए नए कंटेंट उपलब्ध कराते रहेंगे और ऐसे कंटेंट जो आपको किसी भी चैनल पे किसी की क्लास में नहीं मिलेंगे। आप लोग देख सकते हैं, ये कोई कहने की बातें नहीं है विद्यार्थियों, ये स्वयं हमारे कंटेंट इस बात के साक्षी हैं, गवाही देते हैं कि हम मेहनत करते हैं और हमारे स्टूडेंट सफल होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। आने वाला रिजल्ट आपको बता देगा। परीक्षा बहुत जल्द होगी। परीक्षा में बिल्कुल मत चूकिए विद्यार्थियों, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में प्राविधिक कला को, सिर्फ प्राविधिक कला को तो नहीं कर सकते, सिर्फ प्राविधिक कला वालों को बाहर कर दिया जाएगा और ये 100% फिक्स हो गया है। इसलिए जी जान लगा दीजिए, खूब मेहनत करिए और मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। नमस्कार।